हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 2 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 जुलाई। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और एचसीएफ जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। वैसे तो आपको पता ही है एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, आज हम यहाँ पर उसकी रिवीजन करते हैं। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको उदाहरण में दो संख्याएं दे रखी हैं, एक 18 और एक 24। ठीक है, आपको इनका क्या करना है, गुणज और गुणनखंड दोनों ही निकालने हैं। तो अगर आप 18 के गुणनखंड निकालो, 18 के गुणनखंड, सबसे पहली बात, गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क है। देखो, गुणनखंड का मतलब होता है कि 18 किस किस की टेबल में आता है, और गुणज का मतलब होता है कि आपको 18 की ही टेबल लिखनी है। ठीक है, तो 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 18 पे आता है। 1 इंटू 18 18 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है, तो 2 और 9 दोनों लिखेंगे। 3 इंटू 6 भी आपका क्या होता है, 18 होता ही नहीं होता। और कोई टेबल में आता है, 4 5 6 की में आता है, लेकिन हमने 3 और 6 संख्या लिख ली है। 7 8 9 9 की में आता है, लेकिन 9 2 जा, तो 2 और 9 संख्या भी हमने यहाँ लिख ली है। 10 की में नहीं आता, और 18 अपनी टेबल में आता है, 18 1 जा, तो हमने 1 और 18 भी तो लिख लिया ना। तो इसका मतलब यही आपके क्या हो गए, 18 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो 18 जिन जिन की टेबल में आता है आपको वो लिखना है। तो कुछ नहीं करना, 1 से लेके 10 तक की टेबल आप देख लो कि किस किस टेबल में वो संख्या आती है। जिस टेबल में आती है वो टेबल का नंबर तो लिखना ही है, उसके साथ साथ जितने पे आती है वो भी लिखना है। जैसे 2 9 जा 18 होता है, तो 2 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 2 की टेबल में आता है 18, और 9 भी लिखना है। तो आपको सारे गुणनखंड बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 24 का देखो, तो 24 1 की टेबल में आता है 24 पे, 2 की टेबल में भी आता है 12 पे, 3 की टेबल में भी आता है 8 पे। तो आप देख लो ना, मैं दोनों ही संख्या लिख रही हूँ। 4 की टेबल में भी आता है 6 पे, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, लेकिन 6 4 जो आता है, तो 4 और 6 मैंने दोनों ही संख्या पहले ही लिख रखी है। 7 की में नहीं आता, 8 की में आता है, 8 3 जा, तो 8 और 3 भी मैंने लिख रखा है। 9 की में नहीं आता, 10 की में नहीं आता, बस। तो अब आप देख लो, 1 2 3 4, ये रे 1 2 3 4, 6 8 12 24, तो 6 8 12 24 मिल गए ना सारे गुणनखंड। तो सिर्फ 1 से लेके 10 तक की टेबल चेक कर लो, अपने आप ही आपको सारे गुणनखंड मिल जाएंगे। फिर चाहे कोई सी भी संख्या हो, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर गुणज पे। वो कैसे निकालते हैं, वो बहुत आसान है। आपको जिसका भी बोले कि इसका गुणज निकालो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी टेबल लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 18 की टेबल लिख दी, 18 के निकाल लेते, तो यहाँ तक 10 तक है, 18 10 जा। अब अगर मुझे 18 11 जा लिखना है, तो मैंने क्या किया, 18 को या तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 180 में क्या करो, 11 को 18 को प्लस कर दो, ये आ जाएगा। अब इसमें दोबारा 18 प्लस करोगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। तो जिसकी भी टेबल लिखनी होती है, ऐसा जरूरी नहीं होता वो 10 तक ही लिखी जाए, आप उसे आगे भी बढ़ा सकते हो जितना मर्जी आप चाहो। बस जिसकी टेबल है आप क्या करो, उसको ही जोड़ते रहो। जो आखिरी में आपका 10 जा पे आए उसमें 18 जोड़ दिया, फिर जो आया उसमें 18 जोड़ दिया। अब जैसे यहाँ 24 के लिखे हैं गुणज, तो 24 की टेबल आपने पूरी लिख दी यहाँ तक। अब 24 के 10 तक तो आप सभी को आती है टेबल, अब उसके आगे आपको बढ़ानी है, तो आप क्या करो, 240 में 24 प्लस कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 24 प्लस कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 24 प्लस कर दो। तो ऐसे आपके जो ये गुणज है आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है, आप दोनों संख्याएं 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड और गुणज भी बताइए। देखिए, गुणनखंड और गुणज निकालना हमने यहाँ सीख लिया। अब हमारे को इसमें सामान्य मतलब जो दोनों में उपनिष्ठ हो वो देखने हैं। तो अगर आप यहाँ पर गुणनखंड में देखो, तो देखो 1 इन दोनों में है, 2 भी इन दोनों में है, 3 भी इन दोनों में है, 6 भी इन दोनों में है, और तो कोई नहीं है। 4 यहाँ पर है, लेकिन 18 वाले गुणनखंड में नहीं है। सेम 8 और 12 24 इसमें नहीं है, ऐसी 9 और 18 इसमें नहीं है। तो सामान्य गुणनखंड ये है। अब इन्हीं सामान्य गुणनखंड से आपको पता है हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, जो इसमें बड़ी संख्या है, आपको दिख रहा है इसमें 6 बड़ी संख्या है, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे यहाँ पर आ जाओ गुणज पे, तो देखो 72 इन दोनों में है, 144 इन दोनों में है, और 216 इन दोनों में है।
तो सामान्य गुणज आपने ये 3 निकाले। अब इन 3 की मदद से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखो तो आपका एलसीएम सबसे छोटी जो संख्या है वो होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 72, तो 72 आपका एलसीएम आ गया। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको गुणनखंड देखने हैं, और जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो आपको गुणज देखना है। क्लियर हो गया। चलिए, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके कई सारे होते हैं वैसे तो, यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, कोई एक तरीका बता रखा है, वो है अभाज्य गुणनखंड। ये एक तरीका आपको यहाँ सिखाया गया है कि किस इस तरीके से कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जिसके अनुसार सबसे पहले हम एक पद को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे 18 और 24 है, तो हमने क्या किया, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। 18 अगर आप यहाँ पर देखो, मैं करके दिखाऊं तो ये 2 9 जो होता है, फिर ये 3 3 जो होता है, और 3 1 जो होता है। ऐसे ही 24 के निकाल दिए, तो 2 12 जो हो जाएगा यहाँ पर, 2 6 जो हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 2 3 जो हो जाएगा, और 3 1 जो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पर 18 और 24 के जो भी आपने गुणनफल निकाले हैं वो यहाँ लिख लो। जैसे मैंने 18 के यहाँ लिख दिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और 24 के यहाँ पर लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें जो भी उभयनिष्ठ है, मतलब जो दोनों में आ रहा है, जैसे एक एक 2 आ रहा है और एक ये 3 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या निकलेगा, जो भी ये आपके पास दोनों में आ रहा है उन संख्याओं को आप गुना कर दो, तो 6 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एलसीएम की, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर जो संख्याएं आपके पास दोनों में है उनको तो आप एक ही बार लिखो। जैसे 2 और 3 मैंने एक ही बार लिख दिया क्योंकि वो दोनों में थी, 18 के गुणनफल में भी और 24 के भी। अब जो संख्या बच गई है जिन पे गोले नहीं लग रहे, उनको आप ऐसे ही लिख दो बस। अब इन सबको आप क्या करो, गुना कर दो। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दे रखे हैं, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताइए। तो कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं, आपको इसके गुणनखंड बताने हैं। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो किसके, पहले 9 के लिखते हैं, 9 के गुणनखंड। तो 9 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है 9 पे, 1 इंटू 9, अगर मैं यहाँ लिखती जाऊँ 1 इंटू 9, एक 3 की टेबल में आता है और एक सिर्फ अपनी टेबल में आता है ना। तो इसके गुणनखंड 1 3 9, यही तो 3 संख्याएं आपको दिख रही है यहाँ, और यही 3 इसके क्या हो गए, गुणनखंड। उसी तरीके से फिर 13 के निकालने हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 13 के गुणनखंड। तो 13 ये तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यही दो तो होंगे, तो 1 और 13 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, ठीक है। उसके बाद है 16, फिर है आपके पास 22, और फिर है आपके पास 50। तो तीनों के यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 16 1 की टेबल में आता है 16 पे, 2 की टेबल में आता है 8 पे, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 4 पे, आता है ना 4 पे, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, 8 की में आता है, 8 2 जा, और बाकी 9 10 में नहीं आता, और अपनी टेबल में आता है, यही है। तो कौन कौन सी संख्याएं आपको दिख रही हैं, 1 2 4 8 और 16, ये आपके पास इसके क्या आ गए, यहाँ पर गुणनखंड आ गए, ठीक है। चलिए 22 के देखते हैं। तो 22 एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में भी आता है, और 22 अपनी टेबल में आता है, और किसी में तो नहीं आता है ना। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक 1 एक 2 एक 11 और एक 22, ठीक है। चलिए 50 के यहाँ देखते हैं, 1 की टेबल में 50 आता है, 2 की टेबल में भी 50 आता है, 3 की में नहीं आता, 4 की में नहीं आता, 5 की टेबल में 50 आता है, 6 की में नहीं आता, 7 की में भी नहीं आता, 8 9 नहीं, 10 की में आता है, और 50 एक अपनी टेबल में आता होगा, और एक 25 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया है। तो कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 5 10, और कौन सी दिख रही है, एक 25 दिख रही है और एक 50 दिख रही है, और कोई तो नहीं बची, सब लिख दी हमने। एक संख्या एक ही बार लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं के पहले गुणज बताइए। ठीक है, पहले 12 गुणज बताइए। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भी ये संख्याएं आपको दे रखी हैं इनके 12 गुणज आपको बताने हैं। तो ठीक है, 7, 11, 19, 21 और 25 है ना, तो हम ऐसा करते हैं इनके जो है टेबल लिख देते हैं और कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2, तो 7 था ना पहले, तो 7 के 12 गुणज, 7 की टेबल लिखते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 28, फिर 35, 42, 49, 56, 63 और 70। 10 तक तो हमने लिख दिए। अब आगे की जो हमें संख्या लिखनी है वो क्या करें, जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो 70 के बाद 77, 70 में 7 प्लस किया 77, 77 में 7 प्लस किया 84। तो ये है 7 के कितने, 12 गुणज। ठीक है, उसके बाद हमारे को दूसरा कौन सा दे रखा है, 11। तो चलिए अब यहाँ पर हम 11 के लिखते हैं। तो 11, 22, 33, पहले तो 11 की टेबल हम 10 तक लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब 10 के आगे लिखनी है। तो 10 के आगे लिखने के लिए आप क्या करोगे, 110 में आप क्या करो, 11 प्लस कर दो 121। अब 121 में 11 प्लस करोगे तो 132। क्लियर। चलिए अब ऐसे ही आप बाकी के 19, 21 और 25 इनके आप खुद निकालोगे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताओगे जरूर कितने बच्चों ने खुद से निकाले और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ये आ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, अब आपको प्रथम 5 लेनी है। तो प्रथम 5 कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, यही होंगी ना। तो पहले हम यहाँ पर यही लिख लेते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हमसे यहाँ पर कह रहा था, तो हम भी यहाँ पर संख्याओं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपको इसका सबसे छोटा गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा यहाँ पर, वो होगा आपके पास 1, क्योंकि 1 की टेबल में ही 1 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं आराम से, और इससे छोटा गुणनखंड तो हो ही नहीं सकता कोई, है ना। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपको गुणज नहीं निकालना, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं में कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं। कह रहा है कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लो, आप बताओ उनमें कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं। बहुत सारे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी अनंत। कैसे, अगर मैं एक उदाहरण लूं जैसे 5 और 6, इनमें अगर आप देखो तो सामान्य गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, 30 दोनों की टेबल में आता है, 60 दोनों की टेबल में आता है, 120 दोनों की टेबल में आता है, 240 दोनों की टेबल में आता है। तो ऐसे बहुत सारे गुणज हैं जो इन दो में सामान्य है ना, इसलिए हमने लिख दिया अनंत। तो मैंने यहाँ पर 5 और 6 सिर्फ एक उदाहरण लिया है। आप कोई सी भी दो प्राकृतिक संख्या लो, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे गुणज, जो गुणज है वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं। अब इसके आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं। तो ठीक है, अभी हमने ऊपर एक तरीका सीखा था अभाज्य गुणनखंड का, सीखा था ना। चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 और 8 हमारे को दे रखा है। तो 3 ये तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी टेबल में आता ही नहीं है। 8 जो है वो 2 की टेबल में 4 पे आता है, फिर 4 2 की टेबल में 2 पे आता है, 2 1 जा 2। तो अगर 3 के देखें तो 1 इंटू 3 है, और अगर 8 के यहाँ पर हम गुणनखंड देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक है, देखो एचसीएफ वो होगा जो आपके पास क्या होगा यहाँ पर,
दोनों में हो सामान्य, जबकि यहाँ पर दोनों में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ 1 इंटू 2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारी ही संख्या आती है, लिख सकते हो ना अब यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब HCF आपका 1 आ गया। अब अगर हम बात करें LCM की, तो LCM जो सामान्य है उसको तो एक ही बार लिख दो, बाकी जो भी संख्याएं बची हैं उसको आप ऐसे ही लिख दो। तो 1 ही तो सामान्य था, उसको हमने एक ही बार लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 3 2 2 2 इसको कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर LCM आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दूसरा है आपके पास 4 और 12 है। चलो तो देखो 4 2 की टेबल में आता है 2 पे, और 2 2 की टेबल में आता है 1 पे। 12 2 की टेबल में आता है 6 पे, फिर ये 2 की टेबल में 3 पे आता है, ये 3 की टेबल में 1 पे आता है। तो 4 के आ गए गुणनखंड 2 इंटू 2, और 12 के आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, HCF क्या होगा, जो दोनों में सामान्य होगा। तो दोनों में सामान्य एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो LCM जो दोनों में सामान्य है वो तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो बचा उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 3 बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया, तो 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट C पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर तो C पार्ट में हमारे को दे रखा है 15 और 25 है। ठीक है, तो 15 भी 5 की टेबल में आता है और 25 भी, तो मैंने दोनों को पहले 5 से ही किया, ये 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है ना, अब अगर इनके गुणनखंड यहाँ लिखें तो 5 इंटू 3 और 25 के लिखें तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। जो दोनों में सामान्य है उपनिष्ठ है वो तो मेरा HCF हो जाएगा जो कि 5 है। और LCM कैसे निकलता है मेरा, यहाँ पर जो सामान्य है उसे एक ही बार लिख दो, बाकी जो बचा उनको ऐसे ही लिख दो। यही है ना आपके पास। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर गुना कर लो। तो 5 को आप 3 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 15। 15 को 5 से कर लो तो आपके पास 75 यहाँ पर आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, अब है आपके पास 14 और 49। तो देखो 14 2 की टेबल में आता है 2 7 जा, 7 अपनी ही टेबल में आता है 1 पे। 49 तो आता ही 7 की टेबल में है, 7 7 जा और 7 1 जा। अब 14 के गुणनखंड लिखें तो 2 इंटू 7 है, और 49 के गुणनखंड लिखें तो 7 इंटू 7 है। दोनों में उभयनिष्ठ हमारे पास कौन सा है, वो है 7। तो 7 मेरे पास तो HCF आ गया। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM कितना आएगा, जो उभयनिष्ठ है उसे एक बार लिखते हैं, जो बाकी के गुणनखंड बचे उन्हें ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आप 7 को 7 से इंटू करोगे और फिर 2 से इंटू करोगे तो 98 आपका LCM आ जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं हम किस पे, लास्ट रह गया 13 और 17। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो 13 तो एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती है, और 17 भी एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती है ना। तो अब इसके अगर हम गुणनखंड लिखें तो हम 1 इंटू 17 और 1 इंटू 13 और यहाँ पर 1 इंटू 17 ही लिखेंगे। तो HCF में तो सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये मेरा 1 यहाँ पर आ गया। LCM में आपके पास कितना आएगा, LCM में आएगा जो उभयनिष्ठ है वो तो आएगा ही आएगा, और 13 इंटू 17 आएगा। ठीक है, तो 13 को जब आप क्या करोगे, 17 से इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 221 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आपका LCM आ गया। ठीक है, खत्म वर्कशीट हमारी, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, तो आप मुझे करके जरूर बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन। तो आप मुझे गुणनखंड बताइएगा किसके, 20 के। तो 20 किस किस की टेबल में आता है ये आप बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है, कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो अब हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।